अपने पास एक रजिस्टर खोल के ना इसके साथ दो कॉलम्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। ये डाटा आ रहा है ना आपके पास, ये डाटा शो हो रहा है। हाँ जी, 16 का सवाल है शायद, ऑटम 16 का सवाल होगा। आपने करना ये है कि 17 और 18 का डाटा दिया हुआ है, आपने इसके आगे दो कॉलम्स ऐड करने हैं। एक में डिफरेंस निकालना और एक में निकालना है डिफरेंस इन परसेंटेज। जी, और ये बुक पे मत कीजिएगा, एक एक कागज पकड़ लें, उस पे कीजिएगा, बुक पे ना कीजिएगा। कर लें ये काम, फिर आपसे अगली बात करता हूँ। सर इसके आगे दो कॉलम्स आपने खड़े करने हैं, एक में निकालना डिफरेंस और एक में निकालना डिफरेंस इन परसेंटेज। निकालें। और ये F1000 जो लिखा हुआ ये F नहीं है, ये 7 है, ये यहाँ पे, ये F नहीं है, ये 7 है। तो एक कॉलम आ जाएगा डिफरेंस का और एक कॉलम आ जाएगा डिफरेंस इन परसेंटेज का। करें जरा उसको। शीट पे कीजिएगा, किताब पे मत करो। उमर तुम किताब पे कर रहे हो ना, शीट पे है? शीट नहीं है सर, मांग ले सर, दे देते हैं आपको, कभी इनकार किया? जमशेद भाई शीट दे उमर को, उसने खुद मांगी बेचारे से। शीट पे कीजिएगा प्लीज़, कागज़ पे करें, बुक पे मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं होगा बुक पे आपसे।
हो गया। हाँ जी, बाकी ज़रात कहाँ तक पहुँचे? हो गया। शिराज, एक्सेल की फाइल खोली? खुली है? हाँ जी मोहतरम, हो गया। वाह। ओके सर, डिफरेंस आपने कैसे निकालना था? 18 - 17 ऐसे किया ना? ये उलट तो नहीं कर दिया?
और परसेंटेज कैसे निकालिए? डिफरेंस डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 है ना, 17 इंटू 100। ठीक, हो गया सबका? चलो देख के बताइएगा आपका आंसर कुछ ऐसा ही आ रहा। एक सेकंड, कुछ यही फिगर्स आ रही हैं आपके, और एक दफा टैली कर लें। फिगर्स को टैली कर लें पहले अपने निकाली हुई फिगर्स के साथ। सारी सेम है। कोई फिगर खराब तो नहीं आ रही? टैलीड है? श्योर? नहीं, वो बोलती है पीछे। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में रेशियोज का सवाल इस तरह से आ जाए कि आपको एक्सट्रैक्ट्स दिए हों एसओएफपी के या इनकम स्टेटमेंट के, तो स्टेप 1 यही करना है कि आपने डिफरेंस निकालना है और उसका डिफरेंस इन परसेंटेज निकाल लेना। स्टेप 2 में आपने करना है कि सवाल के नीचे जो नोट्स दिए होंगे उनको पढ़ना है और इनको डाटा में ढूंढना है कि ये इससे रेलेवेंट बात कहाँ पे लिखी हुई है। जैसे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कंपनी हैड इंक्रीज द सेल प्राइस बाय बाय 13%, यानी कि ये इफेक्ट कहाँ पे हो गया मुझे जरा बताइए। इसको मैं किस पॉइंट पे जोड़ूं? सेल्स पे जोड़ूंगा, और सेल से आगे रिसीवल पे और कैश के ऊपर जा सकती है। तो बात समझ आई? लॉन्ग टर्म लोन वॉज ऑब्टेन्ड, इन्होंने लोन लिया है, दिया नहीं है, तो लॉन्ग टर्म लोन कहां पे आ रहा होगा? ये आ रहा। और लॉन्ग टर्म लोन अगर लिया तो उसका एक्सपेंस भी होना चाहिए, तो वो यहां पे कहीं आ रहा होगा। इसी तरह इंक्रीज इन द पीपीई, तो पीपी 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 ये पीपी, सिर्फ आपने जोड़ते जाना है। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है एम्प्लॉयज को, तो 6 नंबर पे इंटरेस्ट फ्री लोन आपने अगर दिया है एम्प्लॉयज को, तो ये छठा वाला पॉइंट आ गया। दिस इज योर स्टेप 2। याद है? ओके, श्योर? अब हर एरिया को अलग से देखना है। मैं अभी सवाल की रिक्वायरमेंट पे नहीं जा रहा। सवाल की रिक्वायरमेंट कहती है कि जो अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस हैं उनकी बात करें। मैं इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर करते हुए हर एरिया के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। हर एरिया के ऊपर रिस्क निकालेंगे और हर एरिया के ऊपर उस रिस्क से जुड़े हुए क्या लगाएंगे? सब्सटेंटिव निकालेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं शुरू से। इक्विटी एंड रिजर्व। इक्विटी एंड रिजर्व 22,000 से 29,287, कितने का फर्क था? 7287। अच्छा, ये इक्विटी एंड रिजर्व से क्या मुराद है? क्या ये शेयर कैपिटल की बात कर रहा है या शेयर कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस रिजर्व्स कंबाइंड बात कर रहा है ना? तो सबसे पहला रिस्क आपके जहन में क्या आता है इस नाम को देखते हुए? नाम को देखते हुए रिस्क क्या जहन में आता है इस नाम को देखते हुए? इक्विटी एंड रिजर्व्स अलहदा करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए, इसको अलग से क्लासिफाई एंड
प्रेजेंट करना चाहिए। रिस्क ये है कि गलती से इक्विटी वाली बात रिटेन्ड में जा सकती है, रिटेन्ड वाली बात किसी और रिजर्व में जा सकती है, शेयर्स इशू किए हैं गलत जगह पे क्लासिफाई किए जा सकते हैं, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये जो इंक्रीज है ये आया शेयर इशू करने की वजह से है या किसी और वजह से। बट अगर हम गौर करें ना तो ये फर्क कितने का था, 7 to 8 7 का फर्क था, और ये की वैल्यू क्या आ रही है 7 to 8 7। इसका मतलब है कि शेयर्स इशू नहीं हुए, प्रॉफिट ऐड हुआ है किसके अंदर, रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हुआ। ये जो फर्क था ये यहां पे आ जाएगा कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस इक्विटी। अच्छा, इक्विटी का डाटा दिया हुआ हमें, सवाल में बताया डाटा, तो सब्सटेंटिव क्या बन जाएगा कि मैनेजमेंट से इक्विटी का डाटा हासिल करें, उसमें देखें कि शेयर कैपिटल में क्या वैल्यू आ रही है, शेयर प्रीमियम में क्या वैल्यू आ रही है, और उनसे कहें कि इस रिजर्व का ब्रेकअप दें। जब आपको वो रिजर्व का ब्रेकअप देंगे तो उसमें आपको बताएंगे रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, अदर रिजर्व्स कितने हैं, क्या क्या रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है और अदर रिजर्व्स कितने हैं। तो रिस्क पहला मुझे क्या यहाँ पे शो हो रहा है कि इसको बाइफ्रिकेट करें, देयर इज अ रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, इक्विटी वाली चीज रिजर्व में, रिजर्व वाली चीज इक्विटी में जा सकती है। तो इसी चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लाइन पढ़िएगा जरा यहां से, ये रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन और ओमिशन ऑफ कंपोनेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग शेयर कैपिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इससे रेलेवेंट प्रोसीजर्स क्या हैं कि आपको प्रॉपर क्लासिफाई करके दे, प्रॉपर डिस्क्लोज करके दे इक्विटी कंपोनेंट, और उसके साथ रिजर्व्स का एरिया अलग से आपको बाइफरकेट करके दे, और उसमें बताए कि जो इंक्रीज आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। ये बात समझ आई, इसको लिख लें। आज मैंने चीज़ें लिखवानी है आपसे, सुनानी नहीं है। आज आपने मजदूर बनना, बिल्कुल मांग सकते हैं, आप उनसे मांग लें, बिल्कुल मांग लें। इवन आप उनसे IS1 वाले तमाम डिस्क्लोजर्स मांग लें। तो पहला रिस्क मुझे मिल गया इक्विटी एंड रिजर्व के अंदर, ऑल्दो अमाउंट टैली हो रही है, मसला अमाउंट के साथ नहीं था, मसला किसके साथ आया था, इस नाम के साथ मसला आया था। क्योंकि अगर आपको याद हो अजर्शंस में आखिरी अजर्शन क्या थी, क्लासिफिकेशन, एंड उसी चीज को ये लोग कंप्लाई नहीं कर रहे, तो मुझे उनसे ये बाइफर्केशन क्लेम करनी है, मुझे उनसे ये बाइफर्केशन क्लेम करनी है। ये मैं थोड़ा जूम कर दिया, आप पढ़ सकते हैं, मगर जूम करूंगा तो वो आउट कर देता। इतना शो हो रहा है उससे पीछे आ रहा, नजर नहीं आ रहा, आगे आ जाओ। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट, मैं बोल देता हूं, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन और ओमिशन ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर कैपिटल। और उसका रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है कि आपने इसको प्रॉपरली क्लासिफाई करना है एंड डिस्क्लोज करवाना है एंटिटी से, उनसे डाटा डिमांड करना है कि भाई साहब ये जो वैल्यूज हैं ये कहां कहां से आप उठा के ला रहे हो हमारे लिए। ये नहीं, अब आपको पूरा शो होगा। मदनी कराम,
मुदस्सर के पास है चाबी। हाँ जी, ये पॉइंट ओके। अगली बात पे आए, अगली बात देखते हैं। आगे मेरे पास क्या आ रहा है, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन 12,000 से कम होकर कितने पे आ गया, 8,000 पे आ गया। लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कहानी दी हुई नीचे। पॉइंट नंबर 4 कहता जी, एंटायर लॉन्ग टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड इन 2017 में लोन लेकर आए थे एंटायर, यानी कि कुल मिला के लोन कितने का है, 12,000 का। 12 की है ना, हाँ 12 का ही है। प्रिंसिपल इज पेएबल इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि बराबर बराबर की होंगी। तो 4,000 रुपये की किस्त है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मगर मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट कहीं नजर नहीं आ रही, ना अमाउंट नजर आ रही है, ना ही परसेंटेज नजर आ रही है। और ये जो डाटा इसने दिया है, इसमें भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट कहीं नहीं है। भाई लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं आपको याद करवाऊं, एक टेबल आप लोग बनाते हैं IFRS 9 में, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल या टेबल बनाते हैं। उसमें 2 तरह का इंटरेस्ट आ सकता है, एक इफेक्टिव रेट होता है और एक कूपन रेट होता है, जो कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है। फाइनेंस कॉस्ट किस पे रिकग्नाइज होती है, कूपन पे या इफेक्टिव पे? इफेक्टिव पे किस रेट से होता है, कूपन से होता है? नहीं, 2 होते हैं उसमें भी, होते हैं होते हैं। चलें हम एक भी ले लें, फर्ज करें एक ही है, तो फिर भी इंटरेस्ट कॉस्ट तो आनी चाहिए ना, मगर वो आ रही है, कहीं शो हो रही है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, चलें यहाँ भी शायद आ रही हो। चले पॉइंट नंबर 4, मगर मुझे नीचे कहीं एक्सपेंस की बात अलग से नहीं बताई उसने कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है या इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है। तो एक सब्सटेंटिव मेरे सामने क्या आ गया कि मैनेजमेंट से इसकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाए कि ये जो उन्होंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, ये कहाँ से लिया, किससे लिया, किस रेट पे लिया है, और इस लोन के बदले इन्होंने क्या कुछ गिरवी रखवाया या नहीं रखवाया। भाई लोन लेता है, अगर आपने लोन लिया हो तो किसी बैंक से लिया होगा, तो बैंक ने कोई चीज़ मॉर्गेज के तौर पे रखवाई होगी, कुछ किसी चीज़ पर चार्ज क्रिएट करवाया होगा। तो सवाल में ऐसी कोई बात हमें एक्सप्लेन नहीं की गई। तो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि शायद उन्होंने इंटरेस्ट की वर्किंग ही नहीं की, क्योंकि डाटा ही नहीं प्रोवाइड। डाटा दिया होता तो मैं समझता कि उन्होंने इंटरेस्ट का काम कुछ ना कुछ किया होगा। तो पहला रिस्क ये है कि उन्होंने इंटरेस्ट की वर्किंग नहीं की। दूसरा रिस्क ये है कि ये जो अमाउंट आ रही है 12 से 8, ये 8 लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? जब आप टेबल बनाते हैं तो ये नॉन करंट में जाएगी या करंट में जाएगी? इसके 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, 12 महीने वाला अलग बनेगा और 12 से ऊपर वाला अलग बनेगा। तो इस 8 को भी डिवाइड होना चाहिए था। तो क्या उन्होंने डिवाइड किया या नहीं किया, ये रिस्क है, ये रिस्क है। अब इससे रेलिवेंट मेरे पास प्रोसीजर्स कौन से आ गए? नंबर 1, लोन जहाँ से लिया उसका एग्रीमेंट, लोन क्यों लिया उसका पर्पस। फिर मैं ये चेक करूंगा कि क्या इस 8,000 को इन्होंने क्लासिफाई किया इनटू करंट और नॉन करंट पोर्शन। तो इस तरीके से आपने अपने दिमाग को चलाना। देखते हैं कहाँ आ रहा है लॉन्ग टर्म लोन, ये लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है। करंट वर्सेस नॉन करंट पोर्शन में बी रॉन्गली डिस्क्लोज्ड, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ओमिट है, हमें तो शो नहीं हो रहा, या हो सकता है क्या किया हो, अंडरस्टेट किया हो। तो इसका रेलेवेंट प्रोसीजर क्या बन जाएगा कि हमें सेपरेट करके दे करंट और नॉन करंट डाटा को, और हमें स्केड्यूल प्रोवाइड करें फाइनेंशियल लायबिलिटी का, और हम लोन के एग्रीमेंट को इवेलुएट करें, और उस लोन के फिगर को क्या कर लें, रिकैलकुलेट करके देख लें। इसको लिख लें, ये बातें लिखते जाएं। ये मैं शीट शेयर भी कर दूंगा,
मगर अभी के लिए आपने ये चीज़ें लिखनी है, आज मैंने आपसे चीज़ें लिखवानी है। जी जी, पहले में 4 चलेगी ना। हाँ जी, 12 में से 4 माइनस होगी ना, 12 में से 4 चली गई ना, 8 बच गया ना। 8 में से कितना हमने अगले साल पे करना है और कितना हमने उसके आगे ऑनवर्ड्स पे करना है, यानी कि 4 4 होना चाहिए बेसिकली। 4 ही हमारा करंट है और 4 ही मेरा नॉन करंट है, तो उसने 8 दिया हुआ है, कुल मिला के दिया हुआ है। हमें इसको सेग्रीगेट करवाना है कि क्या इन्होंने सारा का सारा नॉन करंट में या सारा का सारा करंट में तो नहीं रख दिया कहीं, ये फर्क है। तो वो सेपरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो सेपरेशन डॉक्यूमेंट हमें इनके नोट्स में नजर आ रहा होगा। क्या वो नाराज हो गए आज? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में। हाँ जी, लिखते जाएं। ये ले, थोड़ी सी अच्छी अकाउंटिंग अगर आपकी हो ना, तो ये सवाल सॉल्व करना मसला नहीं है। ये अकाउंटिंग डिमांड करते हैं ये सवाल। उसमें ना आपने अक्सर वैल्यूएशन में बातें आ रही होती हैं। एग्जिस्टेंस देखो ना, लोन एग्रीमेंट को देखना कि लोन लिया या नहीं लिया, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो गई। कंप्लीटनेस के लिए उससे आप दो डाटा को आपस में कंपेयर करवा लें। मेन मसला वैल्यूएशन में आता है। कौन सा 25 में जो आया हुआ? हाँ, वो भी करवा देंगे, अभी ये कर लेते हैं। वो वैसे मैंने करवाया है 25 का सवाल, मैं दोबारा से करवा दूंगा उसको। हाँ जी, ये ओके, डाटा पे वापस आते हैं। अगला क्या है? प्रोविजंस अगेंस्ट लिटिगेशन। बढ़ रहा कि कम हो रहा? बढ़ रहा। कितने परसेंट से बढ़ रहा? 10% से लिटिगेशन मेरी बढ़ रही है, मगर सवाल में कोई डाटा अवेलेबल इसके मुतालिक नहीं है। लिटिगेशन का बढ़ना कंपनी के लिए अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर। इसका मतलब है कि कोई इनके ऊपर केस इस साल में हुआ है, तो रिस्क क्या है कि ये केस छुपाने की कोशिश करेंगे, डिस्क्लोज नहीं किया होगा, या हो सकता है कि इसके अलावा कोई और भी हो। हाँ, मगर वाइंड अप नहीं ना कर रहे इस वक्त, ऐसी कोई खबर नहीं वाइंडिंग अप की। तो देर इज समथिंग हैपनिंग विच इज़ फिशी, मगर उन्होंने उसका कोई भी हमें एक्स्ट्रा बात यहाँ पे नहीं बताई। तो एक रिस्क ये है कि देर कैन बी मोर देन वन सर्कमस्टांसेस, मगर उन्होंने रिकॉर्ड एक किया। अच्छा, रिकॉर्ड तो कर दिया, मगर क्या उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज आउट किया है या नहीं किया? व्हाट वुड बी द प्रोसीजर? लीगल वैल्यूअर से पूछ लेंगे, जो आपका इन हाउस वकील है, लॉयर, उससे बात कर ली जाएगी, और लीगल एक्सपेंस का लेजर देखा जा सकता है, अपने एक्सपर्ट को बुला के इसकी वैल्यूएशन ठीक करवाई जा सकती है, और कॉरेस्पॉन्डेंस की जा सकती है एक्सटर्नल लॉयर्स के साथ, इंटरनल वालों को आपस में मिलाया जा सकता है। वो मैनेजमेंट से लिखवा लें कि भाई साहब इसके अलावा कोई और लिटिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आइए देखते हैं शायर क्या कहता है। शायर कहता है कि प्रोविजन में नॉट रिफ्लेक्ट फुल ऑब्लिगेशन, जो आपने बात बताई कि हो सकता है कि 100 के अलावा भी कुछ चीज़ें हों, और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में नॉट बी फुली डिस्क्लोज्ड। सब्सटेंटिव क्या बन जाएंगे? प्रोविजंस मस्ट बी
recognized when obligation is probable, यानी कि IAS 37 वाली बात। and measurable, auditor must obtain legal confirmations, जो हम लोग कह रहे हैं कि लॉयर से बात कर लेगा, एक्सपर्ट को ले आएगा, that is he must obtain some legal confirmations। लिख लें। अगर आपको सब्सटेंटिव एरिया वाइज आते हैं ना, तो ये आपके दिमाग का खेल है, सोचते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो वाला चीज़ नहीं है कि साथ वाले ने जो पॉइंट लिखा है आपके लिए लिखना वो लाजमी है। ये जस्ट आपके दिमाग की वर्किंग है। जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे सब्सटेंटिव और रिस्क यहाँ पे निकाल पाएंगे। ये तो 11 नंबर का सवाल है, मगर इस तरह का सवाल 15 नंबर का भी आ सकता है। काफ़ी टाइम से इस तरह से नहीं उसने पूछा, मैं तभी ये सवाल रखा। काफ़ी टाइम से इस तरह का सवाल नहीं आया, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लास्ट टाइम उसने एक बहुत दूर का टॉपिक टेस्ट किया जो टेस्ट नहीं कर रहा था, एनपीओ। तो मुझे डाउट है कि कुछ 7-8 नंबर का सवाल निकाल देगा। शायद आपको इनकम स्टेटमेंट दे दे, या शायद आपको सिर्फ बैलेंस शीट दे दे। तो मैं इसलिए वो सवाल निकाला जिसमें दोनों बातें कवर हो जाए। और ये सवाल जब भी आए, अगर आता है तो आपने आखिरी घंटे में करना है। इसको पहले घंटे में करने बैठ गए तो रुल जाएंगे, बाकी सवालों का टाइम खा जाएगा ये। चलें आगे, चलो लिख लें। रिस्क लिखते हुए आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या बुरा हो सकता है, और जो बुरा हो सकता है उसको आपने चेक कैसे करना है। तो एक दफ़ा आप रिस्क तक पहुंच गए, सब्सटेंटिव उन्हीं बातों को घुमा के कि हम ये चीज़ चेक कर लेंगे, वो चीज़ वेरीफाई कर लेंगे, आप इजी सी बना सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, जस्ट आपको थोड़ी सी अच्छी अकाउंटिंग आनी चाहिए। जैसे ये लॉन्ग टर्म लोन वाली बात है, इसमें जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो कौन सा है? लॉन्ग टर्म लोन में बोरिंग कॉस्ट चल सकता है, लिटिगेशन में क्या चल सकता है, 37 चल सकता है। अब पीपी वाला पॉइंट भी है तो उसमें क्या चल जाएगा, 16 चल जाएगा, इन्वेंट्री में 2 चल जाएगा। तो यही बातें हैं। अगले एरिया पे आते हैं। हाँ जी, उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल कम हो रहा है। ट्रेड पेबल कंपनी के तो अच्छी बात है, तो बीइंग ऑडिटर मैं खुश हो जाऊँ? नहीं। क्या मुझे स्केप्टिक होना चाहिए? होना चाहिए। तो 6500 से 6400, पूरा 100 रुपया पेबल्स को उन्होंने इस साल में दे दिया। तो क्या आपको रिस्क नजर आते हैं? ट्रेड पेबल्स रिस्क, कैश पे उससे रिस्क क्या? अच्छा, लेस कर दिया हो मगर अभी तक कैश पे ना किया हो। अच्छा, और फेक पेमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है। और पेबल में क्या रिस्क होगा? पेबल कम करके दिखाए इन्होंने, पेबल्स कम करके दिखाए। अब पेबल की कोई बात भी नहीं बताई। सर डेटर याद है आपको? डेटर में हमारे शक क्या होता था कि जो अमाउंट हमारे पास आ रही है और जो अमाउंट डेटर के पास होगी वो ठीक या आपस में रिकनसाइल्ड नहीं होगी, जिसके लिए हम कैसे उसको वेरीफाई करते थे? तो उसी को रिवर्स कर दे कि जो कंफर्मेशन आप डेटर को भेजते हैं वही किसको भेजेंगे? ये देख लो, ट्रेड पेबल्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ पेबल्स टू शो बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। जितने कम होंगे उतना हम ये शो कर सकेंगे कि भाई साहब हम ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी रेशोज बड़ी अच्छी आ रही हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो। और सब्सटेंटिव में क्या लगेगा? उसकी स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर लें विद द लेजर और उसके अकाउंट्स को रिव्यू कर लेंगे वाकई में पेमेंट हुई भी है या नहीं। सेम वो वाली बात जो डेटर के लिए, वही किसके लिए होगी? पेबल्स के लिए होगी।
तो हम लोगों ने इक्विटी कर लिया, लॉन्ग टर्म लोन कर लिया, पेबल्स कर लिया और लिटिगेशन कर लिया। ये चार में कोई मसला है तो बता दें। अच्छा, अपना जवाब बताते हुए ना, जब आप रिस्क बता रहे हो तो आपने इन परसेंटेजेस को मेंशन करना है कि कितने परसेंट चेंज आया है। ठीक है, जैसे ये लिखा हो ना 33% चेंज आया, 1.54% चेंज आया, 10% चेंज आया, तो ये चीज़ आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपने जवाब में लिखते हुए। इस तरह का सवाल बहुत टाइम ले जाता है आपका, तो आपने इसको एंड पे ही करना है। अच्छा जी, ये साइड हमारी डन हो गई, ऐसा ही है। चले एसेट्स पे जाने से पहले मैं ज़रा नीचे आना चाहूँगा इनकम स्टेटमेंट पे। अच्छा जी, एक मिनट, सारे खामोश, बिलाल भाई कुछ करने जा रहे हैं। ज़रा देखें तब तक सेल्स में क्या मसले लग रहे हैं आपको। सवाल तो आपके सामने ही है। सेल्स बढ़ी हैं और सेल्स बढ़ने के पीछे कारण क्या है? सेल प्राइस को बढ़ाया, 13% से बढ़ाया। एक नॉर्मल कंपनी हो, अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, ईयर 1 उसने 100 आइटम्स बेची, 100 रुपये पे बेची, तो उसका रेवेन्यू क्या होगा? 10,000 रुपये, 4 जीरो आ जाएंगे। अगले साल उसने 100 आइटम्स ही बेची हैं मगर 13% को बढ़ा के, यानी कि अब रेट 100 नहीं, कितना है? 113, तो रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 11,000। और तो फर्क रेवेन्यू पे आ रहा है ना, फर्क कॉस्ट ऑफ सेल पे तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये 73 से 84 कितने का फर्क है? 15,000 रुपये का फर्क है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताइएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं देखूं तो 15% से फर्क है। और अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल को देखूं तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ रही है, कितने से? 10.32 से बढ़ रही है। मगर सेल बढ़ने की रीजन ये थोड़ी है कि उन्होंने आइटम ज्यादा बेची हैं, आइटम तो वही बेची हैं, बस प्राइस को बढ़ाया। तो अब जब आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो मार्केट में इस तरह की चीजें और भी तो होंगी। जब आप अपनी प्राइस को एकदम से 13% से बढ़ा रहे हैं, 10 रुपये वाली चीज आप 11.3 रुपये की बेचना शुरू कर दें, तो आपकी सेल उठेगी या कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपेटिटर्स होंगे, अनलेस कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि वाहिद प्रोडक्ट हो, यूनिक हो और वो लाजमी उसने खरीदना हो। तो एक कंपैरेटिव मार्केट में इतनी ज़्यादा प्राइस को बढ़ाना नामुनासिब सा लग रहा है, तो रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और प्रोसीजर क्या होगा? ईयर एंड पे हुई सेल्स को वेरीफाई कर लें, क्योंकि नॉर्मल फ्रॉड कहाँ पे होता है? ईयर एंड के आसपास। वो सेल्स देख लें, कट ऑफ लगा लें, वो सेल्स चेक कर ली जाए जो फ्यूचर में रिटर्न जिसका पॉसिबल हो। क्योंकि फ्रॉड में क्या होता है, आप सेल करते हैं, ईयर एंड के बाद रिटर्न आ जाती है। तो रिस्क ये है कि सेल्स माइट बी ओवरस्टेटेड ड्यू टू मैनेजमेंट प्रेशर टू अचीव टारगेट्स। ये कोई नई बात नहीं है, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? परफॉर्म कट ऑफ टेस्टिंग, ईयर एंड के आसपास के सेल्स को कंफर्म कर लें एंड मैच कर लें सेल्स डॉक्यूमेंट विद द डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स। ये भी लगाया जा सकता है कि ईयर एंड के बाद आने वाली रिटर्न्स को वेरीफाई कर लें। फिर सेल्स को हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब सामान हमारी वेयर हाउस से निकल जाता है। तो हो सकता है कि उन्होंने ये काम ना किया हो, वो रिस्क बन जाएगा। इसको वेरीफाई कैसे करूंगा? डॉक्यूमेंटेशन देख के कि क्या ये वेयर हाउस से निकली आइटम्स या नहीं निकली, इंस्पेक्शन की जा सकती है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी देखें ना, अगर आप उनका कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं तो टेक्निकली आप सब्सटेंटिव भी लगा रहे हैं। जब आप उनके कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग ना टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। हाँ, इसमें आरपी का रिस्क आ सकता है। आप लिख सकते हैं, सवाल साइलेंट है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि
इन्होंने जो एकदम से 13% का इंक्रीज किया है, हो सकता है कि मार्केट के लिए ना किया हो, आरपी के लिए किया हो और उनसे कहा हो कि हमारी चीज़ें बाय करें, जिससे इनकी सेल ओवरस्टेट हो जाएगी। हम लोगों ने क्लास में एक सवाल भी ऐसा किया था, मैंने कहा था ना, होल्डिंग ने सब्सिडरी से कहा था कि 5 रुपए की चीज़ कितने में खरीदो, 100 रुपये में खरीदो। वजह क्या थी? सेल्स को उठा के दिखाना। तो 13% ज़रा अच्छी खबर नहीं है। डिस्काउंट की उसने बात तो नहीं की, मगर लिखने को लिखा जा सकता है, सवाल ओपन है। इस तरह के सवालों का ना पेट नहीं भरता। ये भी एक पॉइंट आया, फिर एक पॉइंट जवाब से आएगा, फिर एक पॉइंट आपसे आएगा, फिर आपसे आएगा, फिर आपसे आएगा। इस तरह के सवालों में जितना अपने आप को महदूद रखेंगे उतना ही कामयाब रहेंगे। बहुत बातें जहन में होंगी मगर लिखने के लिए एरियाज भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो 2-3 बातों से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी ये सवाल मैं अक्सर कहता हूँ कि ये अंधेरे वाले सवाल होते हैं, अंधेरे में लेके चले जाते हैं। हमने रिक्वायरमेंट को काटा हुआ, हम उसको में गौर नहीं कर रहे। तो ये सवाल आपको कहाँ पे लेके जाएंगे? अंधेरे में लाके बैठा देंगे, कहेंगे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जब खत्म होके बाहर आएंगे कहेंगे हाँ मैंने पूरा सवाल कर लिया है। ऐसे कितने नंबर का सवाल किया मैंने? 11 नंबर का सवाल किया। टाइम कितना चला गया? 1.5 घंटा। ये काम नहीं करना। अच्छा जी, आगे कॉस्ट ऑफ सेल, ये भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। अच्छा, एक वर्किंग और करें, 73,000 को 1.13 से मल्टीप्लाई करें। इसी 73,000 को 1.13 से मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? 82490 आ रही है ना वैल्यू, 82490, जो कि इसके करीब करीब लग रही है मुझे। वैसे इसके करीब करीब है मगर एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल 54 से 60.4, और कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में कुछ भी हमें बताया नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाने में फायदा होगा कि कम करने में फायदा होगा कंपनी को? फायदा किसमें होगा? कम करने में फायदा होगा। तो रिस्क यही तो है कि कॉस्ट ऑफ सेल माइट बी मिसस्टेटेड, उसको आपने गलत रिकॉर्ड किया हो। और उसका सब्सटेंटिव क्या है कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स देख लें, इन्वेंट्री की मूवमेंट देख लें, कितना स्टॉक आ रहा है, कितना खरीद रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कितनी है, लेबर कॉस्ट कितनी है। अगर ये बना रहे हैं तो, खरीद रहे हैं तो इनवर्ड और आउटवर्ड देख लें, परचेज इन परचेज आउट देख लें। तो ये तो मसला है। इसमें हो सकता है कि कुछ और ओवरहेड्स, अक्सर लोग इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। किसकी? तो फिर नीचे नहीं आनी चाहिए ना वो, बाइफर्केशन गलत की जा सकती है। अच्छा, एक वर्किंग करें, ये 73,000 पे टैक्स निकालें, जरा कितना आता है? रिवर्स वर्किंग करके निकालना है क्योंकि आपको डाटा नहीं दिया हुआ। 2555 डिवाइडेड बाय 7300 करें, 35% आ रहा। और अगले साल का निकालो, 32 आ रहा ना। एक साल में टैक्स भी कम हुआ, 35 से कहाँ पे चले गए हम? 32 पे आ गए। इसका मतलब है कि टैक्स की वर्किंग सही नहीं लग रही मुझे। हो सकता है कि रेट गिर गया हो, और अगर गिरा है तो मुझे टैक्स के डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, मुझे FBR का रेट डिटरमिन करना चाहिए कि क्या वाकई में लास्ट ईयर 35 था और इस साल कितना है? 32 है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये मिस स्टेटमेंट बन सकती है। इन्होंने टैक्स अगर 35 पे रिकॉर्ड करना था तो 3% से फिर कम रिकॉर्ड किया हो। टैक्सेशन टैक्स वाज एग्जैक्टली 35% ऑफ PBT इन लास्ट ईयर। अच्छा, इस दफा कम हो गए, 32 तो हुआ है मगर वो पॉइंट्स में आ रही वैल्यू, एग्जैक्ट 35 नहीं है। ऑब्टेन एंड रिव्यू द टैक्स वर्किंग पेपर्स, चेक द इनेक्टेड मीन्स जो एक्ट में टैक्स के रेट्स लिखे हुए कि क्या वो रेट्स ठीक से हैं या नहीं। अच्छा जी, ऊपर आ जाए एसेट्स पर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा के कम हुआ? बढ़ा। इसके ऊपर डाटा भी दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5 कहता है जी इंक्रीज है, एडिशंस हैं, और ये नेट पे दिया हुआ है हम लोगों ने, देयर वर नो डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर। डिस्पोजल कुछ नहीं हुआ,
सिर्फ क्या हुआ है, एडिशंस हुई हैं। तो एडिशंस क्या इतनी आसानी से की जा सकती हैं? नहीं, इसके लिए प्रॉपर क्या चाहिए होती है, ऑथराइजेशन चाहिए, फिर रीज़न चाहिए कि आपको ये एसेट क्यों चाहिए था। अच्छा, अगर ये अपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाएं तो क्या फ़ायदा होगा, क्या बढ़ेगी? लिक्विडिटी, वर्किंग कैपिटल, और एक एक रेशियो होती है रिटर्न ऑन एसेट्स, वो बढ़ जाएगी। तो जो एडिशंस हुई हैं हमें उनका डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए, हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमें रिस्क क्या रहेगा कि एडिशन साल में नहीं हुई। अच्छा, अगर हुई हैं तो हम जाके क्या कर लें, उनको फिजिकली उनकी एग्जिस्टेंस चेक कर लें, उनकी वैल्यूएशन चेक कर लें, उनसे चार्ज की हुई डेप्रिसिएशन चेक कर लें। हो सकता है कि एडिशन तो की है मगर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, क्योंकि दे किस पर है डाटा, मुझे नेट पे दे रहा है, तो देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन ठीक से रिकॉर्ड की है या नहीं की। फिर एक और रिस्क है जो कि अक्सर पीपी में छुपा होता है, इम्पेयरमेंट का रिस्क। तो प्लांट मेरा इम्पेयर भी हो सकता है, और अगर हुआ है तो उससे जुड़ा हुआ सब्सटेंटिव क्या होगा, क्या होगा कि हम उसकी इम्पेयरमेंट को चेक कर लेंगे कि क्या उसने ठीक से रिकॉर्ड की है या नहीं की। देखें जरा पीपी कहाँ पे आ रहा है, पीपीई आ रहा है, इनकरेक्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस और इम्पेयरमेंट नॉट रिकॉर्डेड, वेरीफाई एडिशंस टू द supporting documents, review the policy of depreciation and test for impairment। ये कुछ नहीं है, ये जो आप लोगों ने पीपीई के सब्सटेंटिव बनाए थे ये वही बातें हैं, ये कोई नई बात नहीं कर रहे हम आज बैठे हुए, ये सिर्फ वही सब्सटेंटिव है, बस हम उसको रिस्क के साथ जोड़ें। मैंने कागज़ आपसे शेयर किया था जिसमें एक साइड पर रिस्क लिखे हुए थे, एक साइड पर उसके सब्सटेंटिव लिखे हुए थे। कागज़ देखा किसी ने खोल के? अगर वो कागज़ आपने किया हो ना तो इस तरह के सवाल बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इस सवाल में आपको इन्फॉर्मेशन कम दी होती है, आपने दिमाग से खेलना होता, तो वो कागज़ यहाँ पे आपके काम आ सकता। अच्छा जी, तो ये सारी मैंने करनी है आज। इन्वेंट्री मेरी बढ़ रही है 7600 से 600 से, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे इन्वेंट्री को बढ़ाने का? क्या फ़ायदा होगा मुझे इन्वेंट्री बढ़ा के दिखाने का? मेरी क्विक रेशो, मेरी करंट नहीं, क्विक नहीं, मेरी करंट रेशो बढ़ जाएगी अगर मैंने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया हुआ है। तो इन्वेंट्री में बाय डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है कि वो इन्वेंट्री जो कि खराब पड़ी हुई है इन्होंने माइनस की है या नहीं की, वैल्यूएशन ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। तो उसका रेलेवेंट सब्सटेंटिव क्या होगा कि हम इसकी वैल्यूएशन चेक कर लेंगे कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड हुई है या सिंपल। देख लेते इन्वेंट्री कहाँ पे, कहाँ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी मिसस्टेटेड ड्यू टू वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट अबव एनआरवी और मिसकाउंटिंग, शायद इन्वेंट्री काउंटिंग ठीक से ना हुई हो, रिस्क है ना। अटेंड करें फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, उसके बाद रिव्यू करें एनआरवी कैलकुलेशंस एंड कंपेयर टू कॉस्ट, आपको पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री वाकई में 7600 की है या नहीं। तो टेस्ट काउंटिंग कर लें, उनकी की हुई काउंटिंग को रिव्यू कर लें और इसकी वैल्यूएशन खुद से डिटरमिन कर लें लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के साथ। आगे क्या है, लोन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हैं 800 से कितना पे चला गया, 1000 पे। जरा नीचे आगे देखते हैं। ZTML हैज अ पॉलिसी ऑफ गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू इट्स एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट के बगैर ये लोग लोन देते हैं। लोन एंटाइटलमेंट वॉज रिड्यूस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 8 टाइम्स टू 5 टाइम्स। पहले ये ग्रॉस सैलरी का 8 टाइम्स तक 8 गुना लोन देते थे, 8 टाइम्स, अब कितने पे आ गए हैं? तो कम होना चाहिए ना, ये तो बढ़ रहा। तो हो सकता है कि लोन दिया हो और उन लोगों को दिया हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा मसला क्या है, फेक एम्प्लॉयज को सैलरी, उनको लोन, उनको बोनसेस दिए जा सकते हैं। डायरेक्टर्स को ना लोन दिया हो, लोन की प्रॉपर ऑथराइजेशन ना दी हो, फिर इन्होंने पॉलिसी तो चेंज कर दी है, हो सकता है कि किस पे दिया हो, पुरानी पॉलिसी पे दिया हो। तो ये स्केप्टिसिज्म है
कि ये गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उससे रेलेवेंट सब्सटेंटिव क्या होगा कि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट कर लेंगे। जिन्होंने लोन लिया है उनको बुला के पूछ लेंगे कि भाई तुम्हें लोन कितने पे मिला है, उनसे इंक्वायर कर लेंगे। एक्सटर्नल नहीं, वो तो इंटरनल ही है ना, एम्प्लॉयज तो कंपनी में ही है ना। लोन 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 लॉन्ग टर्म लोन कहाँ गया? लोन, ये लोन टू एम्प्लॉयज। डिस्पाइट द रिडक्शन ऑफ एंटाइटलमेंट इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और उसका सब्सटेंटिव क्या बन जाएगा? डिस्कस करें इंक्रीज इन द लोन अमाउंट विद द मैनेजमेंट, उनसे बात करें। एम्प्लॉय से क्या लें? एक्नॉलेजमेंट, तुम्हें वाकई में लोन मिला या नहीं मिला। एंड वेरीफाई करें कि जो अप्रूवल दे रहा है वो कौन सा बंदा है, मतलब कौन अप्रूव करता है कि इस एम्प्लॉय को लोन देना चाहिए। तो उससे मिला जा सकता है कि भाई तुम तो कह रहे हो कि पॉलिसी में कमी आई है, मगर लोन तो ज़्यादा बढ़ के हमें नज़र आ रहा है। अब कौन सा एरिया रह गया? डेटर्स। सर क्या करेंगे डेटर्स को? एक्सटर्नल से कंफर्म करेंगे। इससे हमारा रिस्क क्या होगा? ओवर स्टेटमेंट। क्यों ओवर स्टेट करेंगे? तो कौन सी रेशो अच्छी आएगी? करंट रेशो अच्छी आएगी, करंट रेशो अच्छी आएगी, और हम कंफर्मेशन करके इस 8500 को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर कैश एंड बैंक 2882 से कम हो गया, 2587 पे चला गया। कैश में कमी आई है, बैंक में पैसा निकला है, आया नहीं है। हालांकि सेल्स भी उन्होंने बढ़ाई हैं, खर्चे भी किए हैं, रेवेन्यू भी ज़्यादा आना चाहिए, तो कैश को तो बढ़ना चाहिए। तो एक तो मसला ये है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशंस की थी, लोन भी दिया है, तो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेंगे कि कैश की मूवमेंट कहाँ कहाँ पे जा रही है। ये बातें ओके? ये है इस सवाल को करने का एक तरीका। सेकंड मेथड कुछ और है, वो ये है रेशियोज के साथ। ये कौन सी रेशियोज होती हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, फिर एफिशिएंसी रेशो जिसमें आप टर्नओवर्स निकालते हैं, उसके बाद लिक्विडिटी रेशो। करें इसी सवाल को विद रेशोज करें। तैयार? निकालें जरा जीपी रेशो निकाल के बताएं मुझे, जीपी रेशो निकाल के बताएं मुझे जल्दी से। चलिए काम कीजिएगा, जीपी रेशो, एनपी रेशो और बस ये दो, इसको निकाल के दिखाएं जरा, जल्दी से बताइएगा। डाटा आपके सामने ही है। जीपी रेशो निकालें और एनपी रेशो निकालें। अगर तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ओपन है और सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि इस डाटा को देखते हुए रिस्क भी निकालें और सब्सटेंटिव भी निकालें, फिर आपको हर एरिया बाय एरिया चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने डाटा दिया हो ना, पहले आपको निकालने पड़ेंगे डिफरेंसेस, फिर उनके परसेंटेजेस, और उसके बाद कॉलमनर फॉर्म में एक तरफ रिस्क आ जाएगा और एक तरफ सब्सटेंटिव आ जाएंगे।
अगर वो रिक्वायरमेंट में ये कहता है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट में ये था कि आपने उन एरियाज के ऊपर बात करनी जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, तो सिर्फ आपने वो एरियाज पकड़नी है जिसका डाटा कम से कम दिया हो। जैसे टैक्स वाली बात है 35 से 32, उसको इस किसी नोट में बताया नहीं हुआ था, तो वो वाली बात कर देंगे। अच्छा, वहां पे भी ना ये आपकी कॉल है कि आप कितने मैक्सिमम एरियाज को बता सकते हैं, 4 को, 5 को, 6 को, जो जो एरिया अच्छा आता है ना आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, उस तरह कर सकते हैं, मगर इस सवाल पे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना, चाहे सवाल कितने भी मार्क्स का हो, 15 का हो, 18 का हो, 16 का हो, 10 से ऊपर अगर है तो 20 मिनट से ऊपर नहीं जाना है सवाल को लेके। ऊपर जाएंगे तो आप अपना पेपर खुद लूज कर रहे होंगे। पहले इनका कर लें, बिल्कुल। अच्छा, मतलब मैंने यहाँ पे काट दी था ना, मैंने तो ओवरऑल लेके चलना पूरे सवाल को, तो आपने पहले ये वाली बातें बतानी है, फिर इसके अलावा अगर कोई लग रहा है आपको इशू तो आप उसको बता सकते हैं। हाँ जी, निकालिए, क्या आ रही है? 25 से किस पे चला गया लेके? 28 पे, और उधर 6.5 से 8.68 पे चला गया। थैंक यू। अच्छा, इसमें जीपी बढ़ा है, जीपी मार्जिन इंक्रीज हुआ, तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन पहले 25% था, अब कितना हो गया है? 28.10%। तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात है, वो तो पार्टी कर रहे होंगे, मगर ऑडिटर सोच में चला जाएगा कि ये क्यों बढ़ा, क्या ये सही बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा। अच्छा, अब इसमें कुछ नहीं करना, जीपी की रेशो क्या होती है, मतलब उसकी रेशो क्या होती है? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स। तो एक तरफ आपने सेल्स वाली बातें करनी शुरू कर देनी है, और जीपी निकालते कैसे हैं? सेल्स माइनस, तो एक तरफ आपने सेल्स के ऊपर काम शुरू कर देना और एक तरफ आपने कॉस्ट ऑफ सेल वाली बातें बतानी शुरू कर देनी है। इन अदर वर्ड्स, ये दोनों एरियाज आपने एक्सप्लेन करने शुरू कर देना। हमने ऊपर एरिया बाय एरिया अलग अलग किया था, वही बातें आपने रिपीट कर देनी है, मगर अब आपने रेशियोज के हिसाब से करनी है। बातें वही आएंगी कि सेल्स ओवरस्टेटेड है, एफआरएफ हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्यों बढ़ी है, क्या मटेरियल था, क्या लेबर था, बातें वही हैं, प्रोसीजर्स भी वही हैं, मगर अब आपने उसको किसके साथ किया है? रेशियोज के साथ किया। अच्छा, एनपी के बारे में बताएं जरा मुझे। 6.5 से बढ़ के कितना हो गया? 8.68। सर यहाँ पे भी सेल्स आ रहा है, तो यहाँ पे सेल वाली बातें आ सकती हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट निकालते हुए कौन सी एडिशनल चीज आती है मजीद? एक्सपेंसेस आता है, तो यहाँ पे आपने एडिशनल एक्सपेंसेस के सब्सटेंटिव और उसका रिस्क बताना शुरू कर देना कि अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उन्होंने एक्सपेंसेस को अंडरस्टैंड किया होगा, फिर क्यों किया होगा, वही वाली बात है। अच्छा, निकालें जरा रिटर्न ऑफ एसेट्स, आरओए निकालें, इसकी आरओए निकालें। आरओए कैसे आएगा? जैसे आपने एनपी जीपी निकाला है, बस नीचे अब सेल्स नहीं आएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? एसेट्स आ जाएगा। एसेट्स कौन से आएंगे भला? टोटल एसेट्स आएंगे। ये आ रही फिगर्स यही आ रही है, 11.43 से बढ़कर 16.27। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, तो इसमें मजीद अब आपने एक्स्ट्रा क्या लिख देना? एसेट्स वाली बात है।
पीपीई बढ़ा है, इन्वेंट्री बढ़ी है, डेटर भी क्या है, ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनकी रीजंस बतानी शुरू कर देनी है। तो जीपी में सिर्फ क्या आएगा, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या आएगा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेशन। और यहाँ पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, और अब बीच में क्या फिट हो जाएगा, एसेट्स फिट हो जाएगा। निकाल के बताइएगा मुझे टर्नओवर रेशियोज इन डेज बतानी है, इन्वेंट्री और डेटर। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालें और डेटर टर्नओवर निकालें। हाँ जी, व्हाट इज योर इन्वेंट्री टर्नओवर? 46 से, नहीं नहीं, 46 से 46 ही होना चाहिए, तो 46 हो गया ना, 46 से 46 ही है। बट अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो 46 से कम हुआ है, 46.67 था, उससे कम होके हो गया 45 पॉइंट, तो स्लाइट इम्प्रूवमेंट। दिखने में वो 46 ही है, मगर स्लाइट हल्की सी इम्प्रूवमेंट है कि इन्वेंट्री मेरी कोई एक दिन में कुछ घंटे ज़रा जल्दी बिक रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं, डेटर की बात करूं, तो 40 से कम होकर कितने पे चले गए हैं, 37 पर चले गए। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। डेटर से हम जल्दी पैसे ले रहे हैं, रिकवरी जल्दी कर रहे हैं। करंट रेशो निकालें, करंट रेशो निकालें जरा, करंट रेशो। क्या निकाल दिए?
हाँ जी, क्या आ रही करंट रेशो? करंट रेशो 2.38 से 2 पॉइंट, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। पहले एक लाइबिलिटी के लिए कितने एसेट्स हैं? 2.38, अब कितने हैं? 2.49। तो इनकी करंट रेशो बड़ी है। रिस्क क्या होगा? कि बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई है। जो करंट एसेट्स हैं उनको क्या किया होगा? ओवरस्टेट। इनको क्या किया होगा? अंडरस्टेट। और एसेट टेस्ट क्या होता है? क्या क्या चीज? 6400 प्लस 1100। हाँ हाँ, ये प्रोविजन मैंने ज्यूम की है। अच्छा, व्हाट इज एसेट टेस्ट? करंट एसेट से क्या माइनस कर देते हैं? इन्वेंट्री। तो अगर वो निकालेंगे तो वो भी बढ़ ही रही है, 1.45 से 1.48 पे चली जाती है। बात उसमें भी यही है कि करंट एसेट्स को ओवरस्टेट किया होगा और उसको अंडरस्टेट किया होगा। गियरिंग निकालें जरा, गियरिंग रेशियो। इसमें डेट टू इक्विटी निकालें, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें। अब इक्विटी के लिए आपको पूरा ही ऊपर वाला फिगर उठाना पड़ेगा। और डेट कितना लेंगे? लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ ना, निकालें। 12 22 है और 8 के साथ 29 की फिगर होगी। सिंपल डिवाइड करना है। 0.55 से, नहीं नहीं, 55 से क्या हो गया? उल्टा बता रहे हो। 55 से 27। अच्छी की बुरी खबर है? अच्छी खबर है। हम कम हो रहा है ना, 12,000 से 8 पे चले गए हम। जो लोन अदा किया 4,000 रुपये का, वो तो कम हुआ ना। तो इसका मतलब है कि जो लोन है वो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग वापस कर रहे हैं, और डेट इन्होंने सिग्निफिकेंटली कम किया, प्रॉफिट भी बढ़ाया। तो आपने शेयर होल्डर्स को खुश किया होगा, तो प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया होगा। तो इस तरीके से सोचना है। हमें करते करते 1.5 घंटा लग गया, और आपको फिगर्स निकालते निकालते। और अभी मैंने कुछ बातें बताई और आपने सिर्फ लिखी हैं, सोचा आपने बहुत कम है। तो अब आपने सोचना है। किस पे सोचना है? इस सवाल पे सोचना है। ये ऑटम 21 के बाद बड़ा सवाल टेस्ट नहीं हुआ। ये अब आपने करके आना है। डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, और नंबर कितने हैं? 10। 10 नंबर के लिए आपने ये वर्किंग्स को निकालना है। हमने कौन सा सवाल कौन सा किया था? वो कौन सा था? स्प्रिंग 16। और ये वाला कौन सा है? ऑटम 21। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। आज रात करना है। मैं आज रात में ही इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। डन। कल हम लोगों ने इस चैप्टर की जो घरेलू बातें हैं, यानी कि जो थ्योरी है, उसको देखना है। अच्छा, मजे की बात है वो भी आपको आती है। आपने रेशो तो पढ़ी हुई है, एक पेज तो वो है।
दूसरे पेज पे लिखा हुआ है रेशोज़ को आप कैसे कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, उसके बेंचमार्क्स क्या होते हैं, उसकी वीकनेसेस क्या होती हैं। ये बातें कहाँ पड़ी थी? FAR 1 में। तो उनको रिवाइज करके आइएगा। अब समझ आई? मुझे कल किसने कहा था ग्रुप में कि हमने थ्योरी तो पढ़ी नहीं, तुमने कहा था ना। इसलिए कल मिलते हैं। आपके लिए जो अप्रोच रिकमेंडेड है वो परसेंटेज वाली है, ये वाली।